मैं अब शिक्षा की बहुत बात हो चुकी है और हमारे बीच में अमरजीत जी आ चुके हैं, तो एक बात शिक्षा पर, बिहार के शिक्षा के बारे में अमरजीत जी से सर, अमरदीप जी जा प्लीज। जोरदार तालियों के साथ। और अमरदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप अगर सेशन में थे अमरदीप जी, तो शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई और सुधाकर जी ने भी उस पर बहुत ही स्ट्रेस डाला कि हाँ दिशा ठीक हो गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में दिखने लगेगा। तो जिस दिशा की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है, भविष्य शिक्षा का कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप जितना वाइड एस्पेक्ट में देख सकते हैं, उम्मीद है कि शायद नहीं दे पाएंगे। आप रोज़ाना सैकड़ों छात्रों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको एक दिशा देते हैं, क्या लग रहा है आपको? एजुकेशन में पूरे भारत की बात करें तो विश्व में हम अपनी बुद्धि कौशल से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से प्रभावित तो कर ही रहे हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा अगर राजनीति का एक मुद्दा बना है तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे बहुत वर्षों के बाद ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है कि राजनीति एक ऐसे अक्ष के सारे तरफ घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है पॉलिटिक्स का, उसमें एजुकेशन आ रहा है और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और बिहार के लिए इसलिए सौभाग्य की बात है क्योंकि बिहार के पॉलिटिकल एजेंडे में हर एक पार्टियों में ये बात आ गई है कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना है। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा का नाम नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य ही है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां हमारी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा होती है, जहां गौतम बुद्ध की भूमि है, विद्यापति की भूमि है। तो ऐसे धरती पर शिक्षा की बात अगर नहीं होती आई है वर्षों से, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा। ऐसा कालखंड गुजरा जहां हम लोग जातियों में विभक्त हुए। अभी मैं सुन रहा था जातियों को लेकर, आरक्षण को लेकर, तो मेरा मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जो आपको जातियों से भी अलग कर देता है। इस सभागार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब की एक ही जाति है, प्रबुद्ध हैं सभी शैक्षणिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे हैं। तो शिक्षा वो हथियार है जो हमें एक समता प्रदान करती है, हमारे सोचने और समझने की दिशा प्रदान करती है। तो वर्तमान समय में ये चीज़ देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। दूसरा एक विषय ये आता है कि क्या जिस तरह से सरकारी तंत्र इस पे काम कर रहा है, क्या इसको लेकर के निजी तंत्र भी वैसा ही सजग है या निजी तंत्र सिर्फ इसको व्यवसाय का माध्यम बनाए हुए? तो हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, आईआईटी में, मेडिकल में और एमबीए के एग्जामिनेशन में बिहार के बच्चों ने पूरे देश भर में जो डंका बजाया और बजाते आ रहे हैं, तो हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि अगर पॉलिटिक्स में शिक्षा आ गया है तो उन्हें समाज में तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये चूंकि ये प्रयोग अच्छा प्रयोग है तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। एक जनरल परसेप्शन है कि नेता या लीडरशिप जो भी लीड करते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जनता पढ़ी लिखी हो। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि उनको लगता है, पूर्णतया सहमत हूँ। जिस शासक को कभी भी शासन करना होगा उसे हमेशा जनता को उलझाना होगा। इस राज्य में जाति जनगणना हुई है, जाति जनगणना के अंतर्गत आर्थिक जनगणना भी हुई है और उनके स्टेटस के बारे में भी पता लगाया गया है कि ये जातियां, इनका क्या स्टेटस है, क्या इनका दबदबा है, कितना इसके पास जमीन है, कितने इनके मकान हैं, आदि आदि चीजें। उसमें ये भी जनगणना होनी चाहिए थी कि इस जातियों के कितने लोग साक्षर हैं, तब शायद और भी ये समझ में आता कितने वर्षों से अगर आरक्षण मिल रहा है तो इन जातियों में शैक्षणिक उत्तरोत्तर वृद्धि क्यों नहीं हुई। अभी कुछ जातियों के बारे में हम सुन रहे थे
मुसहर जातियों से आते हैं और भी महादलित जातियों से लोग आते हैं, वहाँ शैक्षणिक विकास नहीं हुआ तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी तो महादलित समाज से उभरे हुए नेता लोग हैं। पूरे भारतवर्ष में हम किसी भी राज्य की बात कर लें तो दलित के जितने सारे मंत्री हैं और जितनी पार्टियां हैं वो तो अरबों और खरबों में है। तो उनकी जिस चीज की राजनीति वो करती आई है उसका विकास नहीं है, व्यक्ति का विकास है, परिवार का विकास है। तो ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन इसमें भी एडिट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग एडिटिंग करते हैं, चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा होता है, हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, हमें कितनी बातें बोलनी है जिससे कि हमारा भी अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहे। बिल्कुल। अमरदीप जी, अभी रितु जी ने भी एक बात कही, बहुत ही सम्मानित महिला है और मैंने देखा सिंह वाहिनी पंचायत में रही हैं, हमारे मिथिलांचल की आन बान शान रही हैं, और अभी आरजेडी में आकर के जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, मुझे बोलते हुए बहुत फक्र महसूस होता है कि बहुत कम ऐसी महिला नेत्री हैं बिहार में जो इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं और ये भी कहती हैं मेरा निजी विचार है, बाकी ये पॉलिटिकल विचार हो ना हो तो ये मादा कोई मैथिलानी ही रख सकती है। मुझे फक्र है इस बात का। इन्होंने कहा कि मुखिया के पास जब पावर आया शिक्षकों को रखने का तो ऐसे ऐसे शिक्षक हुए जिनको लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता था। बिल्कुल सही बोली तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तकरीबन 10 साल का रहा होगा वक्त, तो कितने जनरेशन को नुकसान होगा? बेसिक शिक्षा खत्म ही हो गई एक तरीके से, कितने जनरेशन को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा उसकी सजा? जी, मैं मौलिक रूप से शिक्षक हूँ, तो हर एक आदमी का अपना जो दिनचर्या होता है, जो उसकी अपनी कार्यविधि होती है, उसी अनुसार सोचता है। तो मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ इसको लेकर। 2020 और 2021 के कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट सी ही हो गई थी, बच्चों के पास स्मार्टफोन आ गए, सब बच्चों के पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे। अब देखिए, जो बच्चे क्लास 7th 8th में थे या 8th 9th में थे, तो जो पढ़ाई का जो सामान्य स्तर होता है उनका खराब हो चुका है। अब जब मैं तैयारी करवाता हूँ बच्चों का IIT का या मेडिकल का, तो मुझे बड़ी दुविधा हो रही है कि उन बच्चों का 8th 9th तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, उनको एटॉमिक नंबर मास नंबर पता ही नहीं है, उसको क्या हम बताएं यहाँ रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। तो आप यही समझ लीजिए इस बात को लेकर के कि ये जनरेशन नहीं, ये चेन रिएक्शन समझिए, और ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। अगर वो टीचर हैं उस स्कूल में जी, वो मतलब शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, तो एक जनरेशन वो खराब नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को चाहिए कि उन लोगों को ट्रेंड करे। अब आप तो निकाल सकते नहीं। वही सरकार कह रही है कि मैं अभूतपूर्व काम हो रहा है, लेकिन जो चुने गए उनका क्या होगा? राजनीति में तो ही तो होती है कि अपना ही ईंटा लेकर अपना ही पीठ थपथपा लेना है। और यहाँ तो हमारे जितने सारे फॉलोअर होते हैं, वो हमारा नेता जो बोलेगा हम भी वही जयगान करेंगे। दिक्कत ये है कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं हैं, खुद ही प्रबुद्ध नहीं हैं, खुद ही उनके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान किसको देंगे? तो यही मैं कहना चाह रहा था, शिक्षा जो तंत्र है हमारा, सरकारी तंत्र जो है, वो इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम करे, उसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम करे कि उनको आप कुछ पढ़ाइए, उनको कुछ ट्रेनिंग दीजिए। शिक्षक ट्रेनिंग तो हुई नहीं थी। अगर हम बात करें, आप जो पूछ रहे हैं, जहाँ मैं समझ रहा हूँ, पंचायत शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं जिनकी बहाली 1500 से हुई थी, तो हुआ ही था। मैडम तो जानती होंगी, मैडम मुखिया रही हैं उस समय में, बहुत लोग इनके पास भी आए होंगे, ये तो हटा दी होंगी बोल कर, हटो जाओ, नहीं इस लायक है। हमारे गाँव की घटना है, जमीन लेकर के मुखिया जी लोगों ने बहुत सारे लोगों को नौकरी दे दिया। वो 1500 की नौकरी थी, शिक्षा मित्र पंचायत शिक्षक कुछ नाम था उन लोगों का, बाद में वो लोग शिक्षक हो गए। अब गांव की महिलाएं हैं, किसी की भाभी हैं, किसी की चाची हैं, वो पूरा घूंघट लगाई हो, क्या पढ़ाएंगी? उनको कुछ आता होता है नहीं। नहीं, मुझे आप बोलिएगा तो मैं तो बेबाकी से बोलूंगा इस बात को। और दिक्कत यही आके फंसता है हमारे साथ कि अब आप उनको हटा तो नहीं सकते। हमारे यहाँ नियम भी है, 1 साल से ज़्यादा कोई हो गया तो देखिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार लाठी चला रही है उस पर। नहीं, मैं तो कड़खड़ा में खड़ा करता हूँ इस सभी सरकारों को और सभी के सरकार के नुमाइंदों को, हर एक 5 सितंबर को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करवाता है, अब फिर बाकी 364 दिन डंडा से मारता है मास्टर को। ये कोई तरीका है? अभी एक चर्चा कर रही थी, शिक्षा के अपर सचिव हैं, वो बोलते हैं कि टीचर को इतना बजे आना है, इतना बजे जाना है ना। ये सवाल मैं पूछना चाहता था कि क्या ये जो हो रहा है इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? क्या गलत है? क्या
सही है? अरिस्टोटल जो हैं, मैं सीधा सवाल नहीं, आपसे बेबाकी से अरे मैं जवाब आ रहा दें। हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा घर बेगूसराय है सर, मैं दिनकर की भूमि से हूँ, तो मैं आपको बेबाकी से ही बताऊंगा सर ये चीज। एरिस्टोटल ने एक अच्छा लाइन लिखा है, प्लेजर इन जॉब पुट्स परफेक्शन इन वर्क। जब आप अपने काम में मजा लीजिएगा तब ना आप कुछ परफेक्शन की बात कीजिएगा। आप बंधुआ मजदूर बनाइएगा मास्टर को। टीचर के अंदर जो दिव्यता होगी, अगर वो है, गुरुत्व है उसके अंदर, तो आपको तो उसे सम्मान देना ही होगा। और आप जब सम्मान दीजिएगा तो शायद वो कनेक्ट हो जाएगा ऊपर से, तब उसकी एक एक शब्द आपके अंदर हीलिंग। इस सभागार मैं भी रहा हूं, मैं IIT BHU का प्रोडक्ट हूं, तो मैं एक चीज खुल के बताता हूं कि हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर तो 3 ही होते हैं, माता पिता और हमारे टीचर। तो जब टीचर ही फ्रस्ट्रेट रहेगा तो क्या कौन सी सकारात्मक बात कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ा विषय है। आप बहुत बड़ा विषय है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जिन लोगों को लिए, ठीक है, हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट में वो टीचर बन गए, लेकिन जब वो टीचर बन गए, उसी कार्यविधि में वो हैं, तो एक तो उनको भी मोरली आप हाई कीजिए, उनको सभी रूप से सम्मानित कीजिए। मुझे याद है मेरे अपने मतलब स्टूडेंट के लाइफ में जब मैं था, तो हमारे गांव में एक टीचर हुआ करते थे, मिडिल स्कूल टीचर थे। वो शाम में टहलते थे और कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता था तो उसको हाथ से या छड़ी से पीटते थे। कोई बाप माँ का मजाल नहीं है कि टोक देगा कि मास्टर क्यों मारा मेरे बेटे को। आज के डेट में देखिए, किसी बच्चे को टीचर डांट देंगे तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्यों? तो आपने टीचर को मोरली गिरा दिया है। आप 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे सैलरी देते हैं उसको। वो किराना दुकानदार के पास जाकर के भीख मांगता रहता है 4 महीना पर। अरे मास्टर आप रुकिए, आप पहले इन लोगों को लेने दीजिए, अरे आपका पैसा तो बाद में ना आएगा जी। तो आप मोरली गिरा चुके हैं सभी तरह से टीचर को। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ रूल्स को फॉलो करने की बात हो रही है। क्या इतना होना चाहिए कि नहीं कि शिक्षक टाइम पर आए, पढ़ाएं और जाएं? बिल्कुल, आप बायोमेट्रिक लगवा दीजिए। जिनका बायोमेट्रिक टाइमिंग गड़बड़ है, जिनकी चीजें गड़बड़ हैं, उनको अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उन पर आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल, नो वर्क नो पे। लेकिन नो वर्क नो पे का मतलब ये थोड़े होता है कि सुबह 9 बजे आप बुलाइएगा स्कूल में उसको। ठंड चल रही थी, आप अभी देखिए शीतलहरी चल रही थी, जनवरी में बहुत कड़ाके ठंड थी। ये 20 तारीख के पहले तक बहुत ठंड था ना। 9 बजे लोगों को पहुंचना है स्कूल में, 5 बजे तक स्कूल में रहना है। 9 बजे अगर स्कूल पहुंचना है तो उसको 7:30-8 बजे चल जाना है घर से। अगर परिवार की औरत है, किसी परिवार की माँ है, खाना पीना भी बनाएगी बच्चों के लिए, तो आप कुछ सोचिएगा ना इसको लेकर के कि क्या करना है। 10 से लेकर 4 का टाइम होता है स्कूल का। आप 9:30 9 बजे बुलाते हैं तो शाम का समय भी तो कुछ देखना होगा। नहीं तो देखना तो ये सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आप मास्टर को जबरदस्ती पढ़वा लीजिएगा? मास्टर जबरदस्ती पढ़ा सकता है, उल्टा पढ़ा देगा आपको। ठीक है, पढ़ा देगा, ऐसा पढ़ा देगा कि आप लाइफ में फेल हो जाइएगा। मतलब आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, आप टीचर से क्या करवाना चाहते हैं? वो तो पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसे पढ़ाई कैसे होगी? नहीं, आप मुझे बताइए। आपने कहा कि हम इसको देंगे, सचिवालय का जो मुद्दा आया था ना कि वो वाला इसको तो आप सैटरडे को बंद कर दीजिए। तब सैटरडे संडे बंद कर दीजिए उसको। हाँ, अरे उसका एक परिवार है, उसके परिवार में कोई फंक्शन होंगे ना। मैंने वो तो रोबोट वोट तो है नहीं भाई, या एलियन तो नहीं है मास्टर बिहार का कि मंगल ग्रह से आ गया है सब। न खाता है, न पीता है, खाली पढ़ाता है। उसको एक फिल्म आई थी, कोई मिल गया, वो धूप जा कर के लेता था, जादू एलियन था, धूप ले लिया, मजा में आ गया, पढ़ा रहा है। मतलब आप क्या मैं यही कहा कि 5 सितंबर को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करवा दीजिए और उसका 364 दिन उसको खूब पीटिए। तो फिर कहिए कि मेरा बच्चा सब जो है बढ़िया मास्टर से पढ़ाइए। अब सेल्समैन बना रहे मास्टर को। तो ये दुर्भाग्य है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शिक्षा पूरी की पूरी चल रही है, एकदम चर्चे में चल रही है। शिक्षा पे चर्चा है, लेकिन शिक्षक पर डंटा है। चलिए, चाय से बढ़ के शिक्षा पे चर्चा हो रही ये है। बहुत सौभाग्य हम लोगों का है कि बहुत वर्षों के बाद मैं इसके लिए महागठबंधन की सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। उसने इतना बड़ा मुद्दा निकाला, इतने बड़े मुद्दे पर पेपर में न्यूज चल रहा है कि पाठक जैसे समर्थ अफसर सब जगह पता लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, बोल चुके हैं तुलसीदास, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। अरे हर एक चीजों में गुण दोष होता है, लेकिन एक बड़ी बात तो है कि ऐसा कोई अफसर है जो घूम रहा है तो लोग थरथरा रहा है कि आ गए महाराज, अब टाइम पर आइए।
तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन आप हंटर चलाइएगा मास्टर पे, क्या मतलब? तो ऑप्शन क्या है आप? ऑप्शन ये है कि उसे मोरली हाई कीजिए। हाँ, अपने क्लास में जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ते हैं मन लगा के, उनके माता पिता के साथ ध्यान दीजिए, सदन बहुत मोबाइल चलाता रहता है, तो पीटेंगे उसको, पीटने से पढ़ने लगेगा? काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे। जब आप एक धारा उत्पन्न करते हैं, जब एक फ्लो उत्पन्न करते हैं नैतिक मूल्यों के बारे में, आप बोलते हैं कि शिक्षक हैं आप, आपकी वजह से हमारा समाज बनेगा, मैं तो मर जाऊंगा 20 साल के बाद बूढ़ा होकर के, लेकिन आपके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा जिंदा रहेंगे, और टीचर मरता कभी नहीं है। टीचर हमेशा जिंदा रहता है बच्चों के विचारों में। आप ऐसे न मोरली हाई कीजिएगा कि 4 महीना पैसा उसका काट लीजिएगा, 3 महीने के बाद सैलरी दीजिएगा। नहीं, मैं तो, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, पता कीजिए, मैं तो प्राइवेट टीचर हूं। आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभावित इसलिए वहां होता हूं कि हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं, वो टीचर हैं। बच्चे का फी जमा नहीं हुआ, अकाउंटेंट ने फोन किया, वो कहते हैं सर क्या कहें, 3 महीना से पैसे नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। समस्या तो है। जो शिक्षा व्यवस्था है जी, उसमें किस तरीके का परिवर्तन आप चाहते हैं हाँ, शिक्षक के नाते में? जी, ये जी, बताइए। 2 परिवर्तन सर हमारा अगर हो, मेरा मन हो तो, पहली चीज़ तो ये कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चलवाते हैं, तो वहाँ हम सिर्फ यही नहीं देखें कि वो कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे वो तैयार करें, हम ये भी देखें कि हमने क्या योग्य शिक्षक तैयार किए हैं कि नहीं, जो सोच रखता है टीचर का कि नहीं। आज से 20 वर्ष पहले जो शिक्षक हुआ करते थे, अब तो रिटायर्ड सब कर रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ा स्वाभिमान था कि हम तो टीचर हैं, पढ़ो मन लगा के, और बच्चों में श्रद्धा, पैर छू के प्रणाम करता। तो ये आप तब कीजिएगा जब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का उस बॉन्डिंग को आप मेंटेन कर दीजिएगा। अरे टीचर कम पढ़ा लिखा रहेगा, घर से पढ़ लिख करके आएगा, तो पहले तो आपको इस समाज में इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग को ठीक करना होगा। मास्टर को मास्टरबा मत करवाइए, पहले तो ये ठीक करवाइए। दूसरा चीज जो मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब कभी भी किसी भी जगह पे, स्कूल में जहाँ मध्याह्न भोजन की चर्चा चल रही है, तो अभी चर्चा चल रही थी कि गांव के मुखिया लोग हैं और बहुत लोग हैं वाकई इंटरफेयर करते रहते हैं। इन चीज़ों का काम टीचर से हटा करके एक स्वतंत्र संस्था को देना चाहिए। जिस टीचर का काम इतना ही है कि हल्दी नमक चावल दाल कितना बन रहा है, वो क्या पढ़ाएंगे? एक स्कूल में 500, 1000, 1500 बच्चे एक साथ खाना खाने बैठते हैं, बड़ा बराती हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा टफ काम है। और वहाँ जहाँ तक मैंने पता लगाया है, चूँकि मेरे पिताजी हाई स्कूल के शिक्षक थे, रिटायर हो गए, और अम्मा मिडिल स्कूल टीचर थी, वो रिटायर कर गई। तो अलग अच्छा हुआ कि सब घटना से 20 वर्ष पहले लोग रिटायर कर गए थे। तो मुझे ये दिखता है कि सरकार ने जितना एक बच्चे के खाने पे खर्च दिया है, उतना टीचर से मेंटेन हो नहीं पाता। तो अटेंडेंस ज़्यादा करके, मतलब शैक्षणिक कामों से हट बिल्कुल काम है वो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस कामों में तो दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि वो तो पढ़ा पाएंगे नहीं ठीक से। दूसरी एक चर्चा और भी वहाँ है कि अगर आप उनको इन कामों में ही लगाए रहिएगा तो उनकी ऊर्जा का अपहास कर रहे हैं। आपने शिक्षक बनाया, वो पढ़ाने के लिए बनाया उनको ना। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि पल्स पोलियो में नहीं जाएंगे, हटा दिया गया इसके, स्वास्थ्यकर्मी लोग अब काम करते हैं। टीचर का मुद्दा अब सिर्फ इलेक्शन में आया, चलिए भाई इलेक्शन में आप लोग रहिए, उतना कर्मचारी चाहिए हमें, लेकिन इसके लिए तो हम कहते हैं रोजगार भी मिल जाएगा ना समाज के कुछ नौजवानों को, कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें रसोईया का काम देना है, जिन्हें उसका सुपरविजन देखना है, उसके लिए व्यवस्था है। उसके लिए रूम बनवाइए, व्यवस्था अलग कीजिए, वो अटैच रहेगा हेड मास्टर सब के साथ जुड़ा रहेगा कि सर हो गया भोजन का टाइम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं। तो 2 चीज़ें मुझे जो पर्सनली आपने पूछा वो मैं कह देता हूँ। एक तो टीचर को तैयार कीजिए, टीचर को मोरली तैयार कीजिए। आप एजुकेशन का तो ले ही लेते हैं एग्जामिनेशन, उन्हें ट्रेंड कीजिए। दूसरा है कि उन्हें व्यर्थ चीज़ों से बचाइए, व्यर्थ जो शिक्षकता और जो काम है उनसे उनको बचाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमरदीप जी, जो स्थिति है बिहार में, भविष्य में क्या देखते हैं शिक्षा को लेकर? मैं सिर्फ आपसे शिक्षा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, आप संतुष्ट हैं कि जिस ट्रैक पर चल रहा है? नहीं, पूरा संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि ये बोलना बहुत ही गलत होगा, लेकिन ये हूँ, मैंने पहले कहा दिया कि पॉलिटिकल एक्सिस पे ये बात चल रही है, तो ये बड़ा शुभ है, ये पॉजिटिव है। लेकिन उसमें बहुत बड़ी मार्जिन चाहिए,
क्योंकि क्या है, शिक्षा के मुद्दे पर भी लोग, जो बात करने वाले लोग हैं, उनमें बहुत कम लोग हैं शिक्षा के आत्मा को समझ पा रहे हैं। उसमें सिर्फ बातें हो रही हैं कि कितना हम बहाली कर देंगे, कितने टीचर रख देंगे, क्या टाइमिंग आना है, क्या टाइमिंग जाना है। वही शायद अर्चना जी ने यही पूछा था, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है शायद। बिल्कुल क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, तो बिल्कुल नहीं। क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगा? मैंने कहा ट्रेनिंग करना होगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो रिटायर्ड हो गए, प्रोफेसर रिटायर्ड हो गए। आप उनके पास एक टीम बनाइए, उन लोगों को कहिए कि समाज में कुछ आप योगदान अभी भी दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना जो है कुछ वर्षों का, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब आपको मन करे, आप इस तरह का भी चीज़ हमारे साथ जोड़िए और उनसे ट्रेंड करवाइए। अपने नए जो आपके टीचर अभी जो बहाल हो रहे हैं उनको जोड़ लीजिए इस चीज़ के लिए। ये बड़ा अच्छा प्रयोग होगा, लेकिन ये प्रयोग करेगा कौन? उनका अनुभव भी काम में आएगा। बिल्कुल, उनका अनुभव काम। देखिए, एक जगा हुआ व्यक्ति, एक जगा हुआ व्यक्तित्व जब हमारे सामने आकर के बैठता भी है ना, तो हम उसकी आभा से प्रभावित होने लगते हैं। वो हमें मोरली बहुत उठा देता है। तो उसके सामने, उस टीचर के सामने का आदर्श तो बोध दिखाई देगा कि नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें भी ऐसा शिक्षक बनना है, नॉलेज बनना है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा, हमारे पटना के हैं, साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी किताबें चलती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में हरीशचंद्र वर्मा जी हैं, हमारे दरभंगा के हैं। ये इतनी आईआईटी के प्रोफेसर हैं, ये इतनी योग्य हैं, इनके बुक आईआईटी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनसे जब मिलेंगे आप, उनको देखेंगे आप, तो आपको सहज आपके अंदर आभा अनुभव होगी, शिक्षक ऐसा होता है। तो वो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखिए अपने शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों के सानिध्य में 2 महीना 3 महीना का कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे संभालना है, बोरली कैसे हाई रहना, ये टीचर के साथ जरूरी है। अच्छा, मतलब एक बड़ा जो तबका है छात्रों का जी, वो माइग्रेट करता है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जी, जाता जी, है। जी। उसके लिए क्या, उसको रोकने के लिए क्या? क्योंकि उसके लिए फिर वही क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस या क्वालिटी की पढ़ाई, इसको कैसे रोका जा सकता है? 12वीं तक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जो बच्चे बाहर निकलते हैं। मैं समझ रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा और मुझे लगता है कि एक शोध का विषय होगा। जैसे बहुत सारे राज्यों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने वाले संस्थान हैं, सरकार उनको मतलब एक क्या कहेंगे, एक उनको बिजनेस का एक बड़ा सपोर्ट करती है। हाँ, क्या फले बूढ़े, आपने देखा राजस्थान में कोटा जो शहर है वो इंस्टीट्यूशन की वजह से ही है, कुछ और प्रयोग तो वहाँ है नहीं। तो राजस्थान सरकार ने काम किया, मध्य प्रदेश में ये चीज़ है, गुजरात में ये चीज़ है, बहुत जगह ये चीज़ है। आपके बिहार में अच्छे अच्छे टीचर माइग्रेट कर जाते हैं। वजह क्या है? आप बैंक में लोन लेने के लिए जाइएगा इंस्टीट्यूशंस के लिए, जल्दी लोन भी नहीं देगा आपको, क्योंकि आपका बिजनेस क्राइटेरिया में है ही नहीं आपका ये सिस्टम। तो कैसे आप, तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे योग्य शिक्षक हैं जिनकी अपनी प्रसिद्धि है, जिनका अपना मेधा है, स्किल है, इसकी वजह से वो चल रहे हैं। तो सरकार को तो ये देखना होगा पहले, क्योंकि इससे आपको रेवेन्यू मिलने वाला है। इतने सारे बच्चों का जो जीएसटी है और तमाम चीज़ें हैं, जो फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करते हैं, इससे आपको फायदा। दूसरा फायदा क्या है? इसकी वजह से आपके बाजार को फायदा है। जो और राज्य के बाजार, खाने पीने की चीज़ें हैं, रहने की चीज़ें हैं, या और भी चीज़ें जो उपयोगी सामानों की जो खरीद बिक्री होती है, शिक्षा पे तो बहुत कुछ टिका हुआ है। मतलब सरकार के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। हमारा जो एसोसिएशन है, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत जो है हमारा, वो कितनी बार चर्चा कर चुका है इन चीज़ों के बारे में कि हम लोगों को एक इस तरह का चीज़ों से जोड़िए, इन तरह की चीज़ों से लगाइए। हमेशा टाल मटोल करके रख दिया जाता है। तो ये विषय है। तो आपके बच्चे तो जब व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, आप एक और चीज़ देख, मैं आपको बताता हूँ, माहौल की बड़ी दिक्कत है। आप तो मानते होंगे परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परिवेश नहीं मिले तो बच्चे तो कच्चे मिट्टी के जैसे होते हैं ना, जैसा आप उसको शेप दीजिएगा वैसा हो जाएगा। तो आप इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन आपका 2nd फ्लोर पर है, नीचे पूरा मार्केट है, बाजार है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। भाई ऐसा होना चाहिए क्या? इंस्टीट्यूशंस का पूरा एक एरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप वहाँ जाइए, वो अलग शांत जगह है, हल्ला गुल्ला कम होगा, बाजार उजार कम होगा। यहाँ तो पूरा बाजार में इंस्टीट्यूशन चलता है।
तो एक जगह भी अलग चाहिए, इसके लिए व्यवस्था भी अलग चाहिए। तो सम्मान की दृष्टि सरकार के पास नहीं है शिक्षकों के लिए। ये सब चीजें जो हैं वो हैं कि हम कैसे इन चीजों की चर्चा करके लोगों के नजर में रहें। अगर ये काम सच में अंदर से हो तो मैंने कहा शिक्षकों को 3-3 महीना के बाद क्या पेमेंट दिया जाएगा? क्या उनको ये डंडा चला करके 9 से 5 का काम करवाया जाएगा? नहीं ना किया जाएगा। उन पर लाठियां चलवाएंगे आप? कैसे चलवाते हैं लाठियां आप उस पर? मतलब इतने में सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अब चर्चा हो रही चर्चा हो रही है। हाँ, मैंने यही कहा इतना ही हुआ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ गया आपका एजुकेशन, ये बड़ी बात है। और इस बात में अब कोई समुद्र मंथन है, अब बातें चलेंगी। अब इन बातों में अगर कुछ वो बातें वैसे लोग आ जाएं जो समझें कि टीचर माने क्या। मुझे अच्छा लगा था, अभी कुछ महीनों पहले विधानसभा में चर्चा हुई थी, नहीं विधानसभा में नहीं, मैं छूट रहा हूँ, पटना विश्वविद्यालय में 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ था और यही वर्तमान जो राज्यपाल हैं इन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही कि आप शिक्षकों पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं। अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय में माननीय जो राज्यपाल हैं इन्होंने कहा शिक्षकों से काम तो करवाएं लेकिन सम्मानजनक लहजे में बात करें। आप पेपर खोल लीजिएगा, आप पढ़े होंगे, लेकिन याद कीजिएगा मेरा वही लाइन, मात्र शिक्षक दिवस के दिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चलता है और 364 डेज जो है उसको दोहराते रहिए। ये क्या तरीका है? आप एक सभ्य समाज, शिक्षित समाज की रचना तो तब न कर पाएंगे जब देने वाला हृदय से बड़ा स्थिर होगा, शांत होगा। तो ये चीज है, हमें एजुकेशन पर चर्चा करनी है, लेकिन चर्चा सिर्फ नहीं करनी है, उनके उन मुद्दों को पकड़ना है जिन मुद्दों को बिना पूरा किए हुए चर्चा व्यर्थ हो जाती है। जो ये चर्चा शुरू हुई है जी, इसको पॉजिटिवली इसका और माहौल बने जी कैसे होगा सर? बिल्कुल चर्चा करनी होगी और चर्चा में इन सारे मुद्दों की चर्चा की क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो। हम देखिए भीड़ तंत्र है और भीड़ तंत्र में यही होता है कि कितने ज़्यादा हमने बहालियाँ कर दी, कितने ज़्यादा हमने लोगों को बहाल कर लिया, हमने रोजगार दिया। भाई रोजगार दिए हो तो ये रोजगार सिर्फ रोजगार नहीं है ना, ये तो ऐसा रोजगार है कि अगर सही शिक्षक की बहाली होगी तो ये बिहार अगले 15-20 वर्षों में बहुत उन्नत हो जाएगा और अगर भविष्य तय करेगा। और अगर ये सिर्फ रोजगार के दृष्टिकोण से सोचिए कि अगर सिर्फ मुंडी गिनना है लोगों का, सिर्फ खोपड़ी गिनना है तो प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि रोजगार दूसरे प्रोफेशन रोजगार नहीं है। आप बच्चों के अंदर सिर्फ आप पढ़ाते नहीं है, बच्चा आपके सामने अनुशासन भी सीखता है। तो इस बार जो कमीशन के थ्रू लिया जा रहा है उनको ट्रेनिंग भी तो दी जा रही है आप? हाँ, ट्रेनिंग दी जा रही है, मैंने बोला, लेकिन ट्रेनिंग देने में एक प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग आप देते हैं, मैं जानना चाहूंगा। ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, आपको कैसे उन्हें स्किल्ड करना है, लेकिन उनके अंदर मोरली उनको हाई कहाँ आप कर रहे हैं? आप उनको ये परेशान खाली कर रहे हैं कि आपको इतना करना है, इसका सैलरी मिलने वाला, आप एम्प्लॉई हैं, आप नौकरी करिएगा। मैं वही मुद्दा पर आ रहा हूं कि टीचर को सिर्फ आप नौकरी और उस मुद्दे पे मत समेट के रख लीजिए, उसको ये भी कहिए कि आप टीचर हैं। हो सकता है कभी कभी बिना खाना पीना खाए हुए आप चले गए होंगे, सत्तू पी के चले गए, याद रखिएगा आप अपनी पूरी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि इस देश का बागडोर आपके हाथ में है। और अंत में प्रणाम, संभालिएगा। मेरा दायित्व तो ये है कि मैंने आपको नरेट किया, मैं अगर कुछ ऐसा बोला होगा जो कड़ा लग गया होगा सुनने में तो माफ़ कीजिएगा, ये मेरा पोजीशन का मजबूरी है। इतना ही बोल दीजिए लास्ट में आप। देखिए टीचर लोग को कल से वो मोरली हाई होना चाहता है, आप उसको डंडा से मारते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या सर? एक सवाल और जी, यहीं से 12वीं पास करके निकलते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली की तरफ हो जाते हैं या चेन्नई की तरफ जाते हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार में अभी तक आने को तैयार नहीं है क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ आई हैं लेकिन बहुत गिनी चुनी आई। अमिट यूनिवर्सिटी ने किया था और भी कुछ चीज़ें हुई। उसके पीछे कोई वजह? हाँ, वजह है, वजह माहौल का है। अच्छा, वजह माहौल का है। आपने इस पूरे परिवेश को ध्यान से आप देखिएगा। मैं अभी आ रहा था, मैं बोरिंग रोड में इंस्टीट्यूशन है, मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा रोड पे पूरी एनार्की है, कोई गाड़ी इधर है, कोई गाड़ी उधर है, जाम है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कोई पुलिस कहीं दिखा है कि भी नहीं हमको, ये या ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी।
एक तो मैं सोच रहा था कि क्या रोड का भी कोई अनुशासन होता है क्या? तो होता है, यातायात नियम होते हैं, लेकिन आदमी जब रोड पर आता है अनुशासन भूल जाता है। तो क्या रोड के साथ ये प्रॉब्लम है? तो समस्या यहाँ परिवेश के साथ है। ये परिवेश हमें हुड़दंग करना सिखाती है। मतलब मेंटालिटी की बात, मेंटालिटी ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ समस्या है इस चीज को लेकर के। मैं बहुत दंग हूं इस बात को लेकर के कि शिक्षा जैसे मुद्दे पे चर्चा जरूर होती है, लेकिन आदर्शवाद लुप्त हो चुका है। आप किसको देख करके बात कीजिएगा? आप पॉलिटिकली रूप से भी देखें, सोशली रूप से भी देखें, शून्यता है। किसको देख करके बच्चे खुद को उस रूप में बनाना चाहेंगे? आपके पूरे के पूरे आदर्श तो सिर्फ सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस न रह गए। चाहे टीवी की बात करते हैं, चाहे अखबार की बात करते हैं, कहीं भी ऐसा आदर्श को तो बढ़ाया नहीं जा रहा। इसको देख के बच्चे अपने आप को वैसा बनाना चाहें, तो ये तो समस्या है। तो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि मैं बताया कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण है। शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान करना है, नौकरी करना है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, समाज है। चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो शिक्षा नहीं हुई, तो क्या उस धरातल पर भी जाना होगा? अच्छा, अभी आपने कोटा की चर्चा की और साथ में आपने शिक्षा के व्यवसायीकरण की भी बात की। तो कोटा तो शुद्ध व्यवसायीकरण है। अगर वैसा रूल रेगुलेशन अगर आप बिहार के लिए चाह रहे हैं, तो क्या वैसा ही चाह रहे हैं जैसा कोटा में है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे अगर रिजल्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट कर रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई हो रही है। टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं, माहौल मिल रहा है, तैयारी हो रही है। अगर आप परिवेश देते हैं, अगर आप उन चीज़ों को पूरा करते हैं, उनके अपने ऊपर आप सुरक्षा का दायित्व देते हैं। आप तो पुराने हैं, मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूँ। पटना के बहुत सारे शिक्षकों को जो मूर्धन्य विद्वान थे अलग अलग विषयों में, उन्हें फिरौती मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, नहीं देने पे गोली से मार दिया गया। उनके टीचर, उनके जो स्टूडेंट लोग थे, उन्होंने रैलियाँ निकाली। ये मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे टीचर लोग तो चले गए ना अपने आप को सेफ रखने के लिए कि बच्चे कितना ना पढ़ाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे। तो ये व्यवसायीकरण है। व्यवसाय तो हर एक चीज़ों में, लेकिन व्यवसाय सही से हो। उस व्यवसाय का मतलब ये थोड़े है कि हम उसमें ठगने की बात करें। ठगना अलग चीज़ होता है, प्रोफेशन अलग चीज़ होती है। हर एक आदमी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि हम अपने आप को जो द बेस्ट है वो दे पाएँ। एक हमारे सामने अच्छा एक डांसर है, डांस कर रहा है, उसका प्रोफेशन है। वो अपनी पूरी विद्वता को, अपने पूरे टैलेंट को, कलात्मकता को दिखा रहा है। कोई शिक्षक है, अपने गुरुत्व भाव को दिखा रहा है, उसके लिए वो पैसे ले रहा है। तो ठीक है, चलता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये है कि क्या आप खुलने का माहौल दे पा रहे हैं? आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। मेरे मन में कोई डर आ जाए कि मैं बाहर निकलूंगा, गोली मार देगा कोई, मैं जवाब दे पाऊंगा? आपके मन में प्रश्न आएगा नहीं। तो भय जो है वो हमारे अंदर के जो प्रतिभा है, जो हमारी मेधा है, उसको कलुषित करता है, दबाता है। मैं व्यवसायीकरण की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि कोटा में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में डिप्रेशन से लेकर तमाम चीज़ें भी हैं, क्योंकि वो दबाव है, उस पर पढ़ाई का बोझ है। मैं इसलिए व्यवसायीकरण बिल्कुल सही प्रश्न है। अब इसका मैं उत्तर दे देता हूँ 2 मिनट में। पहला तो ये कि इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान नहीं है। वहाँ के, यहाँ के माता पिता भी हैं जो इतना प्रेशर लगाते हैं बच्चों पे कि तुम्हें निकालना ही होगा, इतना खर्च हम तुम पर कर रहे हैं, तुमको निकालना है। दूसरी चर्चा एक और भी, एक माहौल का जो है प्रॉब्लम वहाँ, और ये है जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से देख पाया हूँ उसको, कि वहाँ डिसिप्लिन नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ बर्बाद हो जाएंगे वो जा करके। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि क्या अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं। क्या हमारा बच्चा ऐसा है जो घर से बाहर हॉस्टल्स में या रूम लेकर रह करके क्या ये सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है? स्व अनुशासन है इसके अंदर? एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि आज के डेट में माता पिता को अपने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रहना चाहिए। आप उससे शेयर कर सकें। एग्जाम हो तो क्या यार खाना पीना खाया? हाँ ठीक है। कितना पढ़ोगे? 100 ना यार, कितना? पापा थोड़ा सा आउट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुन ना, बहुत टॉप टेंशन नहीं लेना है, जितना होगा लिखना, नहीं होगा कोई टेंशन नहीं। तो ये होता है ना थोड़ा सा, तो ये मोरल हाई करना होता है। तो गलतियां बहुत जगहों को लेकर के, हाँ ये है भीड़ तंत्र। तो आप डिसाइड करते हैं ना,
आप जाते हैं इंस्टीट्यूशन में तो आप देखते हैं ना इतना भीड़ है, तो फिर एडमिशन क्यों लेते हैं आप? वहाँ नहीं लेना चाहिए। वहाँ आपको क्या भीड़ में कोई ज्ञान मिलता है? ज्ञान तो एकांत में मिलता है, भीड़ में तो प्रदर्शन हो सकता है कोई चीज का। तो आप भीड़ में जाके बच्चे का नामांकन करवाते हैं, भीड़ चाले में बच्चा भी बड़ा लगा हुआ है कि हाँ यही एडमिशन लेना है, तो फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। तो कहीं ना कहीं जब डिसीजन हमारे हाथ में है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना। तो ये चीज समझना है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या सलाह है आप? सलाह मुझे यही है कि सबसे पहले आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, ABCD किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, पहले आप वहाँ माहौल देखें, डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्या वहाँ के बच्चे उठते हैं बैठते हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं अगर पढ़ाई करते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, माहौल कैसा है वहाँ का। माहौल अगर सही है वहाँ, तब तो आप बच्चे को पहला एक स्टेप है कि आप भेज सकते हैं। नहीं तो आपका बच्चा भले कितना भी अच्छा क्यों नहीं रहा हो, एक कच्ची मिट्टी के बच्चे हैं, बर्बाद होने समय नहीं लगेगा। नकलची होते हैं बच्चे, देख के दूसरे को नकल करते हैं। दूसरा चीज जाकर के ये देखिए क्लास में स्ट्रेंथ कितना है बच्चों के पढ़ने का। एक बैच में जो आइडियल साइज है 50 बच्चों का होता है, 50 बच्चा, केंद्र सरकार का नियम, NCERT का नियम है 50 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो आप जाके देखते हैं 250, 300, 500 बच्चे बैठे हैं रूम में, तो ये तो दिक्कत वाला विषय है। तीसरा विषय ये है कि टीचर स्टूडेंट के बीच का बॉन्डिंग है कि नहीं। क्या हर एक क्लास के बीच में 15-20 मिनट आधा घंटा का गैप रहता है जहाँ बच्चा अपना कुछ पूछना चाहे, जो क्लास में पढ़ाया गया नहीं समझ में आया, पूछ पाया कि नहीं। क्या उसके बाद किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो टीचर्स को मोरली हाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ये तो बेसिक मुद्दा है। तो आप जाते हैं क्या देख के आ जाते हैं, सिनेमा हॉल जैसा बड़ा बड़ा होर्डिंग देख करके जाते हैं। नहीं, गलतियां तो हमारी हैं। और फिर अपने आप को चूंकि समाज में मुझे दिखाना होता है कि मेरा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है, ये बोल के थोड़ा सा अपना कॉलर ऊंचा भी तो करना है। लाओस से चाइना का सबसे बड़ा दार्शनिक था, ताओवाद लाया, ताओइज्म। उसने कहा जो आदमी जितना हीन होता है उतना ही श्रेष्ठ बनने का कोशिश करता है। श्रेष्ठता इस बात का प्रमाण है, हीनता अंदर है। तो हम ही अपनी हीनता को छुपाने के लिए बोलते हैं हमारा बच्चा फलना जगह पढ़ता है, तो हीनता तो अंदर पहले से ही है, और अपनी हीनता हम बच्चे पर डालेंगे भी, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाए। मम्मी को मन था डॉक्टर बनने का, नहीं बन पाई, तो बेटी पे डाल दी कि ना बेटी तुमको डॉक्टर बनना ही होगा। अब बच्चा अगर नहीं कर पाएगा सुसाइड कर लेगा बच्चा। तो ये मैं खुल के बता रहा हूँ, इस मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि शिक्षा भीड़ की चीज नहीं है। शिक्षा हर एक व्यक्तिगत चीज है। मनुष्य की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जीवन को जीने की क्षमता को बताती है। तो शिक्षा ऐसे मुद्दे पर तो बहुत गंभीर प्रश्न होंगे। इसलिए मैंने कहा शिक्षा पर चर्चा बहुत है, लेकिन चर्चा करने वाले लोग अपना अपना रोटी और अपना अपना तावा और अपनी अपनी कहानी में लगे हैं। तो आखिर क्या रास्ता क्या बहुत अच्छा रास्ता क्या है। मैंने एक रास्ता बताया कि रिटायर्ड शिक्षक बहुत सारे होंगे ही समाज में, उनसे आप आग्रह करें, समिति तैयार करें, हर एक ब्लॉक में ऐसे कुछ टीचरों का टीम तैयार करें जो इन सभी नव नियुक्त जो शिक्षक हैं, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उनसे भी आधा घंटा का सेशन चलवाए कि कैसे मोरली हाई करना है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है। आपको सर याद होगा बहुत सारे शिक्षक हुआ करते थे गांव में, साइकिल चलते, साइकिल से कुर्ता धोती पहनते थे। क्या आपने आज तक कभी महसूस किया है कि हमारे टीचर ने जो कपड़ा पहना है उसको देख करके हम उसको सम्मान देंगे? नहीं ना। टीचर का होना ही काफी था। वो क्या पहने हैं, किस चीज से आते हैं, कभी टेंशन नहीं हुआ था। अब होता है, बच्चा देखता है मास्टर पहने हुए कौन चीज है, अरे भिखमंगा मास्टर है, कर बात क्या मानेंगे हम। मैं खुल के बताता हूं इस बात को। तो आप जब समाज में इस विकृति का शिकार हो चुके हैं तो आपको तो ये भी समझना होगा कि आप अपने बच्चों को कौन से साथ संस्कार दे रहे हैं, चरित्र कैसा दे रहे हैं। दूसरा, आप शिक्षक हैं तो आपको मोरली हाई रहना है कि मेरे अंदर इतना प्रकाश होगा, मेरे अंदर इतनी आभा होगी कि मेरे सामने कोई बच्चा भटकना भी चाह रहा है, मैं संभाल लूंगा उसको, क्योंकि मैं इसका आध्यात्मिक पिता हूँ, मैं इसका स्पिरिचुअल फादर हूँ। तो ये मोरली तो सरकार और समाज को तय करना होगा कि शिक्षा को इतना नैतिक रूप से उठाना है इनकी ऊंचाई को, तब होगा ये चीज। अभी जो करंट सिनेरियो में पॉलिटिक्स हो रही है, जो राजनीति हो रही है शिक्षा के नाम पर, जी, चाहे वो बहाली बहुत सर अच्छा लाइन बोल रहे हैं, शिक्षा पर राजनीति हो रही है, तो उस वो कितना नुकसान करेगी? नुकसान कर रही है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। नुकसान तो करेगी ही, और जब तक शिक्षा पर राजनीति होती रहेगी तब तक नुकसान करती रहेगी। वजह क्या है? वजह दूसरा है, और मुझे समय हो 1 मिनट तो मैं बोल दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके और भी गेस्ट होंगे। नहीं, अभी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। और मेरी बात से आप लोग बोर नहीं हो रहे हो तो ताली मार दीजिए एक बार।
क्योंकि मुझे ये पूछ रहे हैं प्रश्न ऐसा ऐसा, इस प्रश्न पर मुझे बोलने में बेबाकी से बोलना पड़ रहा है। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ नहीं, रहा हूं, मुझे अच्छा पता लग रहा है है कि आप जवाब नहीं खुल कर सही है। देंगे। देखिए सर, मैं आपको खुल के एक बढ़िया बात कहता हूँ, चूँकि आदमी का अपना विचार जो होता है ना, वो अपने ज्ञान से और अपने अध्ययन से होता है। हम अभी रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती सम्राट है और उसके गेट पर दरवाजे पर गुरु आ गया, उतरेगा वहां से जाके पैर छू के प्रणाम करेगा उसको, ये मोरल है। और वो भी उतना प्रवीण है, वो भी उतना ज्ञानवान है, उसकी मेधा इतनी ज्यादा है कि वो अपने ज्ञान से उस राजा को दिशा देगा। राज्यसभा जो इस देश में बनाई गई थी, उसका तो ये प्रयोग न था कि लोकसभा जनता के द्वारा नियुक्त की जाएगी और राज्यसभा सरकार और विभिन्न पार्टियां वैसे वैसे लोगों को भेजिएगी जो सरकार को और समाज को दिशा देंगे। हो सकता है लोकसभा कहीं फेल हो जाए, लोकसभा के लोग अपने अपने मुद्दों की बात में समाज को भटकाए, राज्यसभा रोक देगा। तब तो आप कहते हैं कि अपर ऊपरी सदन और निचली सदन बोलते हैं ना हम लोग, तो ऊपरी सदन बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? ये बड़ा हमारा पिलर रहा हुआ है, बड़ी चीजें रही हुई हैं। हम अभी मैं आपको बताऊं, चीजें इस तरह से हो गई हैं कि जिसको जो मन होता है सो बोलता है। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया का समय है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है किसी को। आपको ऐसे ऐसे मुद्दे पे बहुत गंभीर होना होगा, जिस मुद्दों का इतना बड़ा असर राष्ट्र पर पड़ने वाला है, बच्चों पर पड़ने वाला है, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। शिक्षकों को बहुत ही तरीके से उन्हें मोरली हाई करते हुए उन्हें बड़ा तरीके से समाज में पेश करना है, ट्रेंड करके। देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति नेताओं के हाथों में है, जी। लीड कर रहे हैं, वो देश को आगे ले जा रहे हैं। तो एक सवाल ऐसा है जो बहुत विवादित सवाल रहा है, पूछने पे कई जगह पे सुनने में आया कि केस मुकदमे हो गए। नेताओं को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई बेसिक रूल बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? एक शिक्षक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आप जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, इस प्रश्न पर तो बिहार में बोलने में ही दिक्कत है। अब ऐसा क्या बोल रहे कोई भी बात नहीं, अब हम क्यों बोल लेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या डिग्री है किसी को पता ही नहीं है, नहीं पता है किसी को। नहीं, अभी कोई बोल कर गए थे। नहीं, सब झूठ फूस बात है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। नहीं, सब झूठ फूस बात है। नहीं पता है, हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, नहीं पता है। तो मेरा सवाल यही तो है। नहीं, तो फिर ये नहीं, समस्या क्या है? हाँ। समस्या ये है कि दो प्रश्न इसमें उभर के सामने आते हैं। दिशा निर्देश तो वही दे रहे हैं। क्या शिक्षित होने से आप अच्छे नेता हो सकते हैं? पहला प्रश्न यही है। और क्या एक अच्छा नेता होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है? तो मुद्दा दूसरा है। तो मुद्दा फिर उभरता है, ओह इसका मतलब शिक्षा में दोष है, तब कुछ कहीं। हाँ बिल्कुल, किताबी ज्ञान को हम शिक्षित होना कहते हैं। नहीं, तो आप जो दो सवाल बता रहे हाँ। हैं, तो ये तो पहले मुर्गी या पहले अंडा वाली बात नहीं, पहले मुर्गी है तब अंडा। आप बताइए कि शिक्षित होना जरूरी है या नहीं? नहीं, हाँ, देश को चलाने के लिए जरूरत है कि नहीं? मैं सिर्फ ये जानना। बिल्कुल जरूरत है, शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा का मतलब क्या है? वो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम कितना किताबी ज्ञान ही सिर्फ रखें, उसका मतलब ये भी है कि हम सोच कितना पाते हैं, हम कितना समझ पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नहीं बोलना चाहिए हमारे देश के बड़े महनीय, बड़े प्रशंसनीय और शास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़े ज्ञानी आदमी, अच्छे नेता कहाँ हो पाए? अच्छे नेता नहीं हो पाए। अच्छे वित्त मंत्री हुए, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने ही 91 में भूमंडलीकरण किया और देश को इतनी ऊंचाई तक की बात की। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे, लेकिन बहुत अच्छे नेता नहीं हुए, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री काल में ही उनके बाएं दाएं सब जगह होटल चल रहे थे। तो मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, ये और कुछ बात नहीं है। तो मुद्दा ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति अच्छा नेता होगा, ये जरूरी नहीं है। उसी तरह से एक अच्छा नेता शिक्षित होगा, ये भी जरूरी, लेकिन तो भी उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो शिक्षा के मुद्दे पे सहज होकर, सरल होकर कुछ बातें करेगा। हम कुछ चर्चा की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय होगा कि 8वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है और गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जयशंकर प्रसाद क्लास 5 तक पढ़े स्कूल जाकर के। तो ये जो किताबी ज्ञान की बात करते हैं, तो किताबी ज्ञान अलग चीज है, लेकिन आपके पास उतना सेंस तो होना चाहिए।
तो अगर हम उस तरह की बात करते हैं तो वो बात फिर से घूम जाती है। लेकिन जिनको मौका मिला, जिनके हाथ में शासन 18 साल रहा, वो भी अगर शिक्षित नहीं हो पाए, नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ना चाहे, तो ये तो मुद्दा है। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जवाब सीधा अभी आपने नहीं दिया नहीं, है। हम कैसे दें? आप कहे जेल उल चला गया था आदमी ऐसा प्रश्न में, तो मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि मास का कैसे एनर्जी में कन्वर्जन करना है, तो दे दिया मैंने आपको उत्तर। लेकिन ये कोई प्रश्न भी नहीं था, ऐसा कोई उत्तर नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा जैसे मुद्दे पर अगर कोई चर्चा करते हैं, शिक्षा जैसे मुद्दे पर अगर कोई बात करते हैं, तो उनको बहुत चीज़ों को मेंटेन करना होगा। टीचर कोई है, वो दूसरा काम भी कर सकता था। उतने बच्चों को क्लासरूम में रख करके शांत करवाए हुए है, उसका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कुछ तो पढ़े ना रहा होगा, बाहर मारपीट करता सब बैठ करके। मैं ऐसे हल्के लहजे में दे रहा हूँ। तो ये तो टीचर है, तो इसको तो भाई जगह दीजिए, शांत करवा के बैठा हुआ, डिसिप्लिन करवा के बैठा हुआ। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, एजुकेशन के दौरान ही हम डिसिप्लिन की बात भी सीख पाते हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन का भी जो विकास होता है वो एजुकेशन के दौरान ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम MBA कर लिए, अब जॉब कर रहे हैं, तो सुनो ना अब हम 6 महीना का एक कोर्स करने वाले, डिसिप्लिन वाला कोर्स, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन हमारी पढ़ाई का एक अंग है, और ये एक अंग शिक्षक नियत करता है। आचरण प्रमाण पत्र शिक्षक देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट शिक्षक देते हैं, और उस टीचर को आप रोड पर पीटते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। वो आपको स्कूल का हेडमास्टर है, वो मैट्रिक में आपको आचरण प्रमाण पत्र देता है, अगर वो गलत लिख देगा, आचरणहीन लड़का है, दुनिया को एडमिशन आपका नहीं होगा। वो लिख दिया आचरण, सब टीचर लिखते हैं बहुत अच्छा आचरण है। वो लड़का पढ़ने वाला नहीं है, बदमाशी करता है, आचरणशील है, करेक्टर वाइज बहुत अच्छा लड़का है। तो आप समझिए इस विषय को, टीचर को मोरली हाई करना बहुत ज़रूरी है, टीचर को ऊंचाई में ले जाना बहुत ज़रूरी है, टीचर को आप उस लेवल में रखिए। हाँ, ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि ये हमारा समाज है, और हमारे समाज में माता पिता के बाद शिक्षकों का स्थान हमेशा रहा है। हम सीखते हैं, इवन माँ भी तो शिक्षक ही कहलाती है, पहले शिक्षक तो माँ ही होती है। तो हम शिक्षक जैसे मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर बात करते हैं। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है कि अगर शिक्षकों की बहाली, योग्य शिक्षकों की बहाली होगी, बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और विकास करेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएंगे तो जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, जिनके पास उतने आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा करके सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षकों को आप पढ़ाने लायक रखिए, कि पढ़ाएं ठीक से, और पढ़ाएंगे डंडा लगा करके नहीं, वो पढ़ेंगे, इमोशनल उनको कीजिए, थोड़ा सा उनको आप सेंटीमेंट दीजिए, थोड़ा उनको मान सम्मान दीजिए। मेरा यही मुद्दा है, ये इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अभी जो सरकार शिक्षकों के लिए कर रही है उससे खुश नहीं है, ये क्लियर कट है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। सरकार का कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, कोई डंडेबाजी नहीं है, कोई वैसा मतलब आप कहते हैं ना मॉरल हाई करना, तो वो कह रहे हैं कि पढ़ाई का जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है 9 बजे या 10 बजे या 4 बजे जाना, उसको फॉलो, बहुत जगह शिक्षक आते ही नहीं है सर। आप इस बात से भी इनकार कर सकते हैं। मैंने कहा बायोमेट्रिक लगा दीजिए, बायोमेट्रिक लगाइए, कोई बहुत उपाय जगह नहीं, बायोमेट्रिक लगाइए, मैसेज चला जाएगा आपके पास। आप शिक्षक की बात जरूर कर रहे हैं, पेरेंट की बात कीजिए। बहुत जगह पेरेंट खुश हैं कि टीचर अब आ तो रहे हैं कम से कम, नहीं तो दर्शन ही नहीं देते। जो छात्रों के नाम कटे वो खबरें बनी, लेकिन हकीकत ये थी कि एक ही छात्र 3-3 स्कूलों में पढ़ रहा था, एडमिशन लिया हुआ था सुविधाओं को उठाने के लिए। तो जो सरकार कर रही है, पेरेंट बहुत हद तक खुश हैं। नहीं, आपका एक प्रश्न, पहला प्रश्न ये था कि शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जो मुखिया लोग किए थे, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो रह गए। तो उसी प्रश्न से मैं चलता यहाँ तक आ गया कि उनको पढ़ाना भी होगा, उनको ट्रेनिंग भी देना होगा, उनके लिए और फिर उसके बाद आपको मोरली हाई भी करना होगा। तो इसी वो चेन से ही बातें यहाँ तक आई हैं। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैंने बोला भी कि महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने शिक्षा जैसे मुद्दे को बिहार में उठाया, और ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के है कि आपको सिर्फ इसको मुद्दा नहीं बनाना है, इसको लेके चलना है। सर एक सवाल और, शिक्षा का व्यवसायीकरण रुक कैसे सकता है?
शिक्षा का व्यवसायीकरण तभी रुक सकता है जब लोग जागृत होंगे, जब लोग जगेंगे। कोई भी चीज़ का व्यवसायीकरण का मतलब नकारात्मक पक्ष में बता रहा हूँ, व्यवसायीकरण तो सब चीज़ का यहाँ है, नकारात्मक पक्ष यहाँ ये है कि हम प्रलोभन में, झूठे दावों में, झूठे विज्ञापनों में नहीं फंसें। सरकार का कुछ रोल है इसमें? रूल सरकार के हैं, कुछ थोड़े बहुत रूल तो हैं, और अभी केंद्र रोल सरकार की रोल नहीं है, रोल नहीं है। सरकार के पास बोलना चाहिए। देखिए, इंटर वाले बच्चों को कहता है हर एक मंथ में एग्ज़ाम लेंगे, हर एक मंथ में आपको एग्ज़ाम देना है, रोज़ ही स्कूल आना है। सरकारी जो बच्चे हैं इंटर के, +2 के, 11 12 के, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्लास करने नहीं जाएंगे। तो क्या आपके पास सुविधा इतनी है कि बच्चे 11 12 बोर्ड के साथ साथ किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे? व्यवस्था नहीं है आपके पास। आप सिर्फ अटेंडेंस के नाम पे बच्चों को बुला रहे हैं। तो रोल नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल है। ये माहौल है, न्यूज है, खबर है, दिखता है, वोट लेना है, ये सब बातें हैं। कहा जाता है कि शिक्षक बहुत आगे तक का देखते हैं, सोच रखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। बिहार का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। बोलिए क्यों? आप बताइए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा वर्षों के बाद ये मुद्दा आया है। अगर ये मुद्दा नहीं आया हुआ होता तो हमसे प्रश्न नहीं पूछते। अब मैं 25 मिनट नहीं बोलता इस विषय पे, ठीक है? तो पहला तो ये मुद्दा आया, ये सौभाग्य की बात है। दूसरा ये बात है कि इस मुद्दे के आने के बाद ही खामियां भी लोग देख रहे हैं ना। चर्चा हो रही है कि 9 से 5 जाएंगे, 10 से 4 जाएं, बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक अफसर है वो घूम रहा है पूरे बिहार में, दौरा लगा रहा है दिन रात एक किए हुए। तो ये अच्छा मुद्दा है, शुरू हो गया है कार्यक्रम। उस अफसर के बारे में क्या कहेंगे? पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, या? देखिए, मुझे दुख हुआ, अभी एक हमसे पहले एक प्रशासन में रही हैं, बहुत प्रचलित चर्चित रही हैं, उन्होंने तुरंत अभी सरकार बदली है और मुझे बहुत दुख होता है। व्यक्तिगत एक शिक्षक के रूप में मुझे दुख ये होता है, हम जिनके साथ रहते हैं, जब तक रहते हैं तो बहुत मीठा मीठा रहते हैं, जैसे हटते हैं पता नहीं कितना उनके साथ खट्टा खट्टा दिखने लगता है, समझ में नहीं। ठीक है यार, लेकिन इतना भी नहीं। कह रहा है कि इनको वहाँ से चुनाव लड़ना है, मैं बहुत आराम से सुन रहा था, वहाँ चुनाव लड़ना है इसलिए उधरे का ना बहुत सारा टीचर बहाली हो गया, आके के पाठक भी फलना जगह से आ रहा है ना, इसलिए वहाँ से ना बहुत टीचर का बहाली हो गया। क्या ये सब क्या बात है बेचारे? ये सब झूठ फूस बात बेचारे, ये सब कुछ होता है क्या? ये ऐसे संभव है क्या? आप सोचिए इस बात को। नीतीश जी सबके हैं, उसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि बिहार में जो शिक्षा की बहाली है पूरे देश के लोग यहाँ आके फॉर्म फिलअप करें। तो झारखंड के लोग भी आए, उत्तर प्रदेश के भी लोग आए, अब तमिलनाडु का लोग तो नहीं है ना यहाँ आएगा जी। झारखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बहुत जाएगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी चला जाएगा आदमी, तो वो क्यों आएगा? आपसे डेवलप है, नहीं आएगा। तो उत्तर प्रदेश आया, झारखंड आया, अब वहाँ के लोग भी यहाँ आए तो उनका भी नौकरी लगी है। अब आप ये सब झूठ फूस का बोलिएगा कि वहाँ का नेता है, वहाँ का वो अफसर है तो अपने गांव क्षेत्र के लोगों को नौकरी दिलवा दिया है, क्योंकि उसको तो वहाँ से इलेक्शन में खड़ा होना। मैंने कहीं ये चर्चा नहीं देखी। जो ये झूठ फूस का, किसी का रोया जलाना वाला बात है, क्या है झूठ फूस का? ये सब अफसर के बारे में नहीं बताया आपने। हम आप वो सब बात काहे बताएंगे जो सब बात नकारात्मक है। हम यही सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये अच्छा मुद्दा है। हमारे इस सभागार में बहुत सारे ऐसी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और लोग दिन रात लगे हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षा वो आग है, वो जो अफसर को हटाने में तो नहीं लगे हुए हैं। नहीं, अवसर नहीं हटने वाला है, अवसर अच्छा है। हम सभी लोग जब चाहेंगे ना तो होगा। विवेकानंद जी का एक बात बहुत कहना बहुत अच्छा चीज़ था कि विचार में बहुत क्रांति होती है। जब हम कोई का विचार करते हैं ना तो उस फेज के रहने वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करते हैं। तो वैचारिक पक्ष हमारा इतना उन्नत हो ना, जब हम किसी कोने में बैठ के भी अच्छा विचार करते हैं ना, तो उस फेज के जितने सारे लोग होते हैं कहीं भी उस फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। तो ये मेरा कहना है, व्यक्तिगत रूप से कहना है, चर्चाएं हों और इन चर्चाओं के गुण और दोष पर भी चर्चा हो। सिर्फ नंबर और रोजगार और इतनी संख्याओं पर नहीं, वो क्वांटिटी है, क्वालिटी की बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय आपकी एक अभी
साथी थी, उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे और इधर से एक प्रश्न आया था क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, बड़ा सुंदर प्रश्न था। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबके अपने अपने बैनर हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना है साइड करके लोग निकल जाते हैं। लेकिन मुद्दा अच्छा था, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए भी काम किया जाएगा। मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और इनके जो शिक्षा मंत्री हैं अभी हमारे चौधरी जी हैं, तो विजय कुमार चौधरी जी, तो इन लोगों के सोच में जरूर ये क्वालिटी एजुकेशन भी चल रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद इंजीनियर हैं और विजय कुमार चौधरी जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत वर्षों तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो वो जरूर चाहेंगे, ऐसा कुछ जरूर वो चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन पर भी चर्चा हो, क्योंकि सबके तो बाल बच्चे, सबके परिवार और सबके समाज तो यहीं हैं, वो तो कहीं इंग्लैंड कोई गया नहीं है, और आने वाली पीढ़ियां भी बिहार में ही रहेंगी। तो क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क हो, ये हम चाहेंगे। अच्छे शिक्षक हों, शिक्षकों का मोरल हाई हो, बच्चे पढ़ें और पढ़ाई के साथ साथ वो एक नैतिकता, आचरण और अनुशासन को भी सीखें, जिससे कि वो अपने फादर का, अपने मदर का, अपने भाई बहन, अपने समाज के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भी सीखें कि पैसा कमा लेने से योग्यता प्रमाणित नहीं होती। हमारी आचरणशीलता, हमारी सज्जनता भी हमारी शिक्षा का एक अंग है। इस सब का प्रामाणिकता के साथ जो बार जो आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, बहुत खूब से पेरेंट्स का भी इसमें योगदान बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे अगर अनुशासनहीन हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है, सब कुछ शिक्षक नहीं संभालेंगे। मैंने पहले ही कहा कि कोटा वाला जो आप बात बोले उस बात पर बोला। दरअसल क्या है ना कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को बोलने के बाद हो सकता है कि लोगों को दुख हो जाए, लेकिन अब शिक्षक तो थोड़ा सा विद्रोही होता ही है, और विद्रोही ना हो तो शिक्षक क्या होगा। तो मुझे यहाँ एक बात लगती है, बात ये लगती है कि आपके घर में बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो ज़रूरत नहीं है कि माताएं बैठ के सीरियल देखेंगी और फिर बोलेंगे सुनो तुम जाओ पढ़ने के लिए, हमको देखने दो। क्रिकेट चला रहे हैं, अगर पिताजी किन्हीं के बैठ कर के क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, उन्हें पता है कि क्रिकेट मैच देखना बड़ा एकदम वो बड़ा तरीका का चीज़ है, बच्चा का पढ़ने के बदले वो भी क्रिकेट देख रहा है बगल में बैठ करके। आप एक उम्र नियत कीजिए, स्टूडेंट के साथ जीवन में 3-4 चीज़ें जो हैं, उसमें एक चीज़ें 5 चीज़ें, उसमें एक चीज़ है गृह त्यागी होना। तो घर छोड़ के भागाना तो नहीं है, घर के उन भोग विलासों से, उन उपभोगों से थोड़ा साइड कीजिए उसको, और अगर मौका मिले तो आप भी कुछ दिन टीवी का चैनल बंद कीजिए। हमारे बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके बच्चे अपेयरिंग में IIT मेडिकल निकाले। एक सवाल, हाँ, छात्रों को मोबाइल ने कितना नुकसान पहुंचाया? आप लोग रोज शायद मिलते होंगे, लेकिन उसी इंटरनेट का योगदान भी है पढ़ाई में। जी। सामंजस्य कैसे बैठेगा? विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान अभिशाप भी है। एक खास उम्र के बाद बच्चों के पास अगर मोबाइल मिल गया, एक खास उम्र के बाद बच्चों को अगर चीज़ें मिलती हैं तो उसका यूज होता है, सदुपयोग होता है। बच्चे का उम्र जो है 8th में है, 9th में, 10th, 11th, 12th में बच्चे जो हैं वो इंटरनेट का यूज कितना कर पाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, ये समझने का विषय है। वो उम्र बिल्कुल ही अस्थिरता का उम्र है। घर में स्मार्टफोन हो लेकिन वो माँ के पास हो, बाबूजी के पास, जिसे बच्चे लेकर अपना कुछ पढ़ाई लिखाई करना हो कर लें और फिर दे दें उस फोन को। समय तय होना चाहिए इसका? बिल्कुल समय तय होना चाहिए। और मैं तो बहुत अच्छी बात बोला हूँ, शाम में 7 से लेकर मॉर्निंग 7 बजे तक इंटरनेट ऑफ रहने चाहिए। अगर बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो शाम में 7 से सुबह 7 तक इंटरनेट ऑफ रहना चाहिए उसका। बच्चे भले यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, रूम में रहते हैं, बोलिए क्यों? आपके बाबूजी और माँ आपसे पूछेंगे खाना पीना खाया कि नहीं खाया, तो आपको मैसेज तो नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर कॉल कर लेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाले इस टाइम में जो लोग होते हैं ना, वो मैक्सिमम लोग आपको बर्बादी करने वाले लोग होते हैं। इंटरनेट बंद रखना है, और यही तो दिक्कत है, यही तो नहीं हो पा रहा है। शाम 7 से सुबह 7 तक इंटरनेट बंद रहे, बाकी सब ठीक है। दिन में क्लास है, दिन में पढ़ाई है, वो एकांत का समय है ना, वो पढ़ने का समय है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अभिशाप भी है, वरदान भी। अगर आप इन चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं पॉजिटिव तरीके से तो ठीक है, और नहीं मेंटेन कर पा रहे तो बिल्कुल नहीं सही है। तो ये चीज़ है कि आपको बहुत पेरेंटिंग का ध्यान रखना होगा। पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर आप बच्चों के हाथ में कुछ दे रहे हैं तो देखते रहना है कि बच्चे अभी उतने मैच्योर्ड नहीं हुए, बच्चों के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं हुई है। और अगर बच्चे उतने मैच्योर्ड नहीं हुए हैं तो फिर दिक्कत है।
आप कहावत सुने होंगे, बानर के हाथ में नारियल, वही है और कुछ नहीं है। उसको पता नहीं चल रहा है खाना है कि खेलना है, अपना माथा फोड़ लेना है। तो आप टीचर से पूछिएगा तो वही से पता है। तो बच्चों के पास समय खुद की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। मैं तो देखता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों के पास, आप घर में जाइए किसी मित्र के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, सब लोग बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं बैठ करके, बात करने का समय कम है। तो इतना तो बड़े बड़े लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके पास समय नहीं है। बच्चे की बात करते हो तो कौतूहल उसके अंदर है, अभी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, क्या है नहीं है कैसे है। तो साथ से साथ नेट ऑफ करवा दीजिए। नेट नहीं ऑन रहना चाहिए बच्चे के पास। कुछ अगर पढ़ाई लिखाई की चीज़, अगर बच्चे घर में रहते हैं माँ के साथ, बाबूजी हैं, तो स्मार्टफोन उसके पास है। कुछ पढ़ने का चीज़ अगर लगता है, कुछ देखने का चीज़ लगता है, देख लेंगे। लेकिन मैं इसको 12th तक के लिए मैं स्मार्टफोन को कोई मतलब का चीज़ नहीं मानता हूँ। क्यों? 12th तक की जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, IIT मेडिकल सब की भी है, उसमें स्मार्टफोन का यूज़ मुश्किल से 10% भी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। संभावना है स्मार्टफोन होने से आप भटक सकते हैं, संभावना प्रबल है इसकी, क्योंकि वहाँ भटकाव के बहुत साधन हैं। तो इसलिए स्मार्टफोन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। स्मार्टफोन बहुत हानिकारक है इस मामले में। इस पर एक अलग से एक विषय चल सकता है कि वर्तमान समय में बच्चों के पढ़ाई लिखाई को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसको लेकर आप चल सकते हैं। इसलिए पूछा क्योंकि आप शिक्षक हैं और छात्रों से जुड़े हुए हैं, तो आजकल हर पेरेंट की शिकायत यही है, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, और शायद बच्चे उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और एक समस्या ये इसलिए भी हुई ना कि 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन जब हुआ ना सब चीज़, तो स्कूल वाले लोगों ने और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को बोला कि आप घर में हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो बच्चों ने गार्जियन से बात करके स्मार्टफोन खरीदवा लिया। अब स्मार्टफोन पे पढ़ाई ऑनलाइन जो हो पाई, जैसी हो पाई, इंगेजमेंट जो हुआ, 20 में हुआ, फिर 21 में हो गया। अब उसका एक समस्या ये हो गई कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो स्मार्टफोन बच्चों ने लौटाया नहीं, या गार्जियन लोगों ने उसे मतलब नहीं ले पाए उससे, उसके पास वो एसेट हो गया। जैसे उसके पास कपड़े थे, जूते थे, वैसे उसके पास मोबाइल हो गया। अब उसके साथ मित्र बन गए, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक और व्हाट्सएप, तमाम चीज़ें, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बहुत पता है, उधर नहीं होगा, उधर बहुत कम जाता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें उनके पास जो आई हैं, ये कोरोना काल के बाद से बहुत प्रबलता से आ गई। गार्जियन को किताब खरीद देना चाहिए, बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देनी चाहिए। पढ़ने का उम्र है, समझने का उम्र है। नॉर्मली रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए दोषी गार्जियन भी हैं बहुत हद तक। अरे हमारे बहुत सारे गार्जियन बोलते नहीं देते हैं तो हल्ला करता है, तो हल्ला मारो उसको, हल्ला नहीं करता। अरे कोई तरीका है ये? और फिर जहर मांग, जहर दे दोगे उसको? नहीं, ये जहर मांगे कोई बच्चा आपसे, जहर दीजिएगा? ये कोई लॉजिक नहीं है। आपको मोरली बहुत हाई होना होगा। हमें बरबस कहानी याद आती है गौतम बुद्ध की। एक लड़का खूब गुड़ खाता था, माँ उसकी लेकर गई, ये गुड़ बहुत खाता है, मना करवाया जाए। वो बोले कल लेकर आना, इसको आज नहीं बोले। क्यों भाई? तो नेक्स्ट डे का, हम गुड़ बहुत खाते थे ना। तो गार्जियन खुद ही मोरली इस बात, वो सुबह शाम लगे हैं फोन में। बच्चाओं क्या रोकेंगे फोन लगाने से? आप मोरली डाउन हैं इस चीज़ में। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना होगा आपको अगर आप अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी बात कहता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, मैनेजमेंट का कॉलेज हो, या बहुत सारी चीज़ें हों, बच्चे जब जाते हैं वहाँ तो वहाँ बहुत सारे बच्चे ड्रिंक में बिजी हो जाते हैं, बहुत तरह के दुर्व्यसन में बिजी हो रहे हैं बच्चे। आप किस मोरल और किस आचरण और किस कैरेक्टर के निर्माण की बात करते हैं? कुछ नहीं है। गार्जियन को कंट्रोलिंग नहीं है और समाज बच्चों को भटकाने में लगा है। स्मार्टफोन कम से कम 12th तक बच्चों के पास ना हो, बच्चे जल्दी विकसित हो जाएंगे, अच्छे से विकासशील होकर के पहुंच जाएंगे जगह पे। मोबाइल कंपनी को नुकसान होने, स्मार्टफोन से बहुत दिक्कत है। और अगर स्मार्टफोन बच्चों को यूज में देना है तो गार्जियन के सामने रखना है। आपको सिनेमा सिखा रहा है बच्चों को कैसे भटकाना है, बच्चों को कैसे गार्जियन को ठगना है, सिनेमा सिखा रहा है ना। टीवी में दिखाया जाता है कैसे गार्जियन को ठगना है। आप एक बढ़िया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे आप झूठफूस का पूछ रहे हैं ऐसा ऐसा प्रश्न, बहुत सारे गार्जियन को बहुत दुख होता होगा कि सर क्या क्या बता रहे। मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि पहले की फिल्मों में दिखाया ये जाता था कि कोई अगर गुंडा लड़का होता था, टीचर के साथ बदसलूकी करता था, या चाकू गाड़ के रुमाल बांध के लिखता था, टीचर ने मना किया, हाथ उठाया, तो जो इस स्कूल का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट होता था
जो मोरली हाई रहता था वो हाथ पकड़ता, बोलता ध्यान रहे, टीचर हैं हमारे, ये स्कूल है हमारा। इस तरह का माहौल नहीं बन सकता। 90s के बाद प्रयोग करने शुरू हुए और अब ये दिखाया जाता है कि जो पढ़ने वाला है सब बेवकूफ है और जो हुल्लड़बाजी में सब हीरो है। और सिनेमा का नैरेटिव सेट किया जाता है ऐसा ही, लास्ट में लड़का इमोशनल था तो घर में ऐसा घटना घट गया, इस वजह से ये लड़का मतलब अपने आप को कोप अप नहीं कर पाया। आप क्या समझाना चाह रहे हैं? आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप इस युवा को, इस युवा शक्ति को, जिस युवा को लेकर विवेकानंद जी, कलाम, इन लोगों ने बड़े सपने देखे, उन युवाओं को आप भटका के छोड़ दिए। इसलिए मैं कहता हूँ स्मार्टफोन की जरूरत बच्चों को नहीं है, कम से कम क्लास 12 तक। क्योंकि क्लास 12 के बाद बच्चे एक कंपटीशन के फ्रेम में आते हैं जहां उन्हें समय बहुत कम मिल पाएगा, उनके पास कैरियर, लाइफ और उन चीज़ों को लेकर के वो चलना शुरू होते हैं। 12 तक उनको बउआ बउआ समझा जाता है घर में, और वो बोले टाइम पे खाते हैं, पीते हैं, मस्ती में रहते हैं और मोबाइल चलाते हैं। तो ये मोबाइल हटा देना है। बहुत तो खाओ पियो बढ़िया से, किताब खरीद देंगे, लेकिन तुम मोबाइल तो नहीं देंगे तुमको। भाई क्या काम है देख लो, उतना ही भर। ये बहुत ज़रूरी है। इसके विवाद हो सकते हैं, विरोध हो सकता है मेरी बातों का, लेकिन ये एक टीचर की नज़र में अपने बच्चों को वो दें जिससे कि बच्चों का मन शांत रहे, वो पढ़ पाए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन में प्रभावित करता है। मैं कहूँगा इस सभागार में कोई भी आदमी है, अपने घर में हो, कहीं भी हो, एक प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। एक आदमी के दोनों हाथ ऐसे फैला दीजिएगा और अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को कहिएगा कि हम तो हाथों गिरा रहे हैं, तुम ताकत लगाओ। आप ताकत लगाइएगा, बहुत ताकत लगाइए, तब हाथ गिर जाए या नहीं भी गिरे। एक बार फिर क्या कीजिएगा, फ़ोन को उसके जेब में रख दीजिएगा, कॉल कीजिएगा उसके नंबर पे, कहेगा फ़ोन उठा लो, उठा के जेब में रख लिया, और फिर हाथ कहेगा फैलाओ, हम हाथ दबाते हैं, और आप हाथ उसका दबाइएगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में उसका हाथ नीचे गिरेगा और वो कहेगा बाप रे लग रहा था कलेजा पर ना बहुत भार पड़ रहा है, मुंह का सूख जाता है उसका। ये है इस मोबाइल का खासियत। आप प्रयोग कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं मतलब विज्ञान का शिक्षक आपने बिल्कुल। मैं क्लास महसूस बच्चों किया को, मैंने क्लास बच्चों को कितना बार दिखाया है। किसी लड़का को जो गबरू पहलवान है, मोटा ताजा, बोला इधर आओ जी। जी सर। दुबला पतला को इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि लोग कहेगा तो दुबला पतला लड़का था, मोटा लड़का है, बुलाया, कहा हाथ फैलाओ, हाथ दबाया, उसके दोनों हाथ दबाया ना तो हाथ नहीं गिर रहा है, फिर दम लगाना पड़ा हमको दबाने के लिए, तो दब गया, उसका हाथ गिर गया, कुछ समय लगा। फिर क्या, सुनो मोबाइल लाओ, अपना स्मार्टफोन लाओ, फोन लगा दिए, रख दिए पॉकेट में। हम चलो हाथ फैलाओ, हम जानते थे मामला हमारा पक्ष में आने वाला, हल्का सा हाथ दबाए, धड़ाक से हमने पानी पिलाओ जल्दी उसको, क्या जल्दी बोलो क्या, सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर। ये हमारे मोबाइल का खासियत है। हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग मोबाइल को यहाँ रखते हैं पॉकेट में, यहाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, हमारा हर्ट है, बड़ा प्रॉब्लम का चीज़ है। मोबाइल रखने का हाथ में है, नहीं तो आप एक वो बैग टाइप पर रखना हो उसमें आप रख लें। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है इस दृष्टिकोण से भी। वो तो था बच्चों के लिए, ये है बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए। ये मोबाइल खतरनाक चीज़ है, इसलिए रेडिएशंस है, इसमें बहुत प्रॉब्लम। मोदी केयर ने एक चिप निकाला था, इसमें आपने देखा होगा, मोदी केयर एक कंपनी है, उसने एक चिप निकाला था, उसका नाम था इन्वायरमेंटल चिप। वो लगाने से रेडिएशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाते थे, लेकिन वो तब था जब 2G काम करता, तब तो 5G आ गया। आप मधुमक्खियों को नहीं देख पाते होंगे ठीक से, मधुमक्खियों के छत्ते गायब हो गए मार्केट में, क्योंकि वो भी चलती हैं तो वाइब्रेशन से चलती हैं, तरंगे छोड़ती हैं, और ये तरंग उस तरंग को डिस्टर्ब कर चुका है। ये तमाम घटनाएं इसलिए हैं कि आपके प्रश्न का मैं उतना ही उत्तर दे पा रहा हूँ जितना लोग हमको पचा पाएँ। बहुत सारी बातें इसमें, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, विज्ञान का शिक्षक हूँ, तो ये मोबाइल जो है वो दोनों अर्थों में कमज़ोर कर रहा है, शरीर से भी, विचार से भी, बुद्धि से भी। बहुत कुछ गुरु जी से ज्ञान की प्राप्ति हुई है आज। बहुत लोग बोर हो गए होंगे लगता है। नहीं, कुछ काम की बातें तो बहुत सारी थी, जो अब पेरेंटिंग के बारे में जो भी आपने कहा, या जैसे कोटा में अगर इंस्टीट्यूट को चुनना है तो क्या क्या देखना चाहिए। 3-4 हमारे मापदंड होने चाहिए। 3-4 पॉइंट्स बताए, वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो जो कोटा से खबरें आती हैं वो बहुत अच्छी खबरें नहीं होती हैं, उसको सुनकर किसी का भी मतलब वहाँ पर ना जाने का और उसका वो, लेकिन जो पॉइंट्स आपने बताया उसको चेक करके आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि वो समस्या नहीं आएगी। दूसरा, अपनी इच्छा थोप देना पेरेंट्स का बच्चों पर, वो आपने एक मुद्दा। नेट का कंट्रोल करना, अगर 12th तक का बच्चा है तो
इंटरनेट पे जी, कंट्रोल जी। हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही काम की थी, जो हमें लगता है भविष्य का बिहार बनाने में मदद करे ना Thank you. करे, लेकिन आपके ज़िंदगी को बहुत सरल और आसान बना सकती है। तो आप एक सवाल है। सर, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले, एक आदर्श जो कि आपने बात की कि एक जी। प्रिंसिपल लोगों में देखने को मिलता था, जो बच्चे थे अपने टीचर्स के हर दिन जाके पहले पैर छुआ करते थे और इस तरह की तमाम चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये आदर्श, ये प्रिंसिपल लोगों की ज़िंदगी से गायब होते जा रहे हैं। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा ये शिक्षकों में देखा गया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप भी एक शिक्षक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक तरीके से उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जो अपने इस प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते। बहुत से बिहार के अंदर शिक्षक हैं जिनकी वजह से आज पूरी की पूरी शिक्षक बिरादरी है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श छात्र क्या होता है? क्या किसे कहेंगे, मतलब आदर्श छात्र और आदर्श शिक्षक? दरअसल आदर्श शिक्षक और आदर्श छात्र किसी और जगहों से नहीं आते, हमारे समाज के वो भी एक अंग हैं। हम जब आदर्श शिक्षक बोलते हैं तो इसका मतलब दूसरा होता है। हमारा मतलब ये होता है कि हम पूरी जिम्मेदारी से खड़े होते हैं। हमारे सामने जो बच्चा है वो बच्चा हमारा बच्चा है, हम इसे पढ़ा के लिखा के और तरीके का एक आदमी बनाने का जिम्मा लेते हैं। इस जिम्मेदारी में हम रहते हैं और हमारे अंदर जो कुछ भी शुभ है हम इस बच्चे को देंगे और इस बच्चे को बहुत ऊंचा उठाएंगे। ये सोच रखने वाला आदर्श शिक्षक हो सकता है। आदर्श छात्र वो होता है जो अपने शिक्षक के सामने हमेशा सीखने की मुद्रा में हो, उससे कुछ पाने की मुद्रा में हो, उसके साथ सम्मान और उसके साथ लगाव का अनुभव करता हो, ना कि किस जाति, किस वर्ण, किस रंग, किस कपड़े को पहने हुए इससे हो, उसके ज्ञान को लेकर उस श्रद्धा उसके अंदर हो। ये आदर्श छात्र हो सकता है। एक सवाल और मेरा ये था, बिहार जहाँ से कभी पूरी दुनिया ज्ञान प्राप्त करती थी, विदेशों से यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आके शिक्षित होते थे और पूरी दुनिया में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ बदलते वक्त के साथ कि आज बिहार के अंदर, जहाँ आज भी यूपीएससी क्लियर करने वाले सबसे ज़्यादा बिहार के छात्र होते हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षा को लेकर जो एक स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। क्या वजह रही है बदलते वक्त के साथ इस चीज़ के लिए? एक बहुत बड़ा कारण इसका, 3-4 कारण है, मैं सिर्फ पॉइंट बोल देता हूँ। पहला कारण इसका है परिवेश। हमारा परिवेश थोड़ा गड़बड़ है। परिवेश इसलिए गड़बड़ है क्योंकि यहाँ उदंडता बहुत ज़्यादा है, आप समझ गए हो। दूसरा यहाँ ये है कि ये तो सार्वभौमिक है जो मैं अब बोलने वाला हूँ। हमारे मनोरंजन के नाम पर जो चीज़ें परोसी जा रही हैं वो हमें मोरली और हमें बिहेवियर और कैरेक्टर वाइज डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं, जो हमें वो ज्ञान देती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि टीचर को हम सेल्समैन के तौर पर लेते हैं और टीचर सेल्समैन होता नहीं है। बच्चे सुनते हैं कि अरे कल सर आए थे तो 5 मिनट पहले क्या चले गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जानते हो सर को पढ़ाने में मन लगता है, खाली महीना ले लेते हैं हमसे। ये बच्चा सुनता है, आप टीचर को सैलरी भी दें, लिफाफा में दो और अकेले दें, बच्चे के सामने ना दें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चूँकि वो बच्चा आपको देखता है, सुनता है, माता पिता को सुन के अपनी भी एक धारणा बनाता है, धारणा तैयार करता है। ये चौथी चीज़। पांचवी चीज़ ये है, ये समाज छात्र छात्राओं को लेकर के बहुत मजबूती के साथ नहीं है। ये समाज छात्र छात्राओं को लेकर के बहुत गंभीर नहीं रहता है। तो ये 3-4 आपके मुद्दे थे, उसके प्रश्न आशा है आप समझ। सर, एक सवाल मेरा उसी से कनेक्टेड था। क्या यूपीएससी के बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं तो उसको कोई मानक माना जा सकता है क्या, शिक्षा, बेहतर शिक्षा का? मतलब ऐसे ही मैंने दो चीज़ नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये बिहार का ये सौभाग्य है, शुरू से सौभाग्य रहा है कि बिहार के बहुत सारे तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ब्लॉक, ऐसे गांव हैं जिसमें अगल बगल का मकान सब IAS IPS का है। ऐसा गांव, मिथिलांचल के बहुत सारे ऐसे गांव हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि यूपीएससी क्रैक हो गया तो शिक्षा का मानक तय हो गया, या यूपीएससी नहीं निकला तो मानक तय नहीं है। ये बताता है यहाँ के जीन के बारे में, यहाँ गुणसूत्र के बारे में, यहाँ के DNA के बारे में, कि यहाँ बुद्धि शिक्षा को लेकर बहुत प्रबल है। प्रखर बुद्धि के लोग रहते आए हैं शुरू से, इसलिए यहाँ का बच्चा किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बहुत मजबूती से रख पाता है। और प्रशासनिक क्षेत्रों में, चाणक्य के वंशज हैं हम लोग ना,
तो कैसे नहीं जाएंगे। तो ये डीएनए की जो बात है, गुणसूत्र की जो बात है, वो है कि यहाँ का बच्चा जब ठान लेता है तो यूपीएससी निकाल लेता है। सवाल बाबू। नमस्कार, मेरा नाम चंदन राजू, संपादक प्रगतिमान। सर, आपसे एक सवाल था कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, एलिट इंस्टीट्यूट, आप गत 10 से 15 वर्षों में आपने अलग अपने आप को कैसे रखा? क्योंकि आपका एक टैगलाइन मैंने हमेशा देखा है कि व्यवसाय शिक्षा से आप अलग हैं, तो इसका क्या है, कुछ टिप्स क्या है, कैसे आपने अलग रख पाया आज के दौर में? चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपने परखा होगा इन चीज़ों को। मेरा एक नारा ही है, शिक्षा के बाजारवाद में आशा की किरण, एलिट इंस्टीट्यूट। तो मुद्दा ये है कि दरअसल समस्याएं तो संस्थान के साथ भी जुड़ती हैं, उनके भी खर्च होते हैं, वहाँ भी शिक्षकों का और कर्मचारियों के वेतनमान हैं, उनको भी देखना होता है। लेकिन हमारे सामने अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया जो पढ़ने में बौद्धिक है, मन लगाता है और आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा भी है, तो हम उसे जरूर स्कॉलरशिप देते हैं। हम ये जरूर ये प्रयास करते हैं कि ये हमारे बिहार का भविष्य हो सकता है, जो कि शीर्षक है, यहाँ का टाइटल है। तो बिहार का भविष्य निर्धारण करने में एलिट ये अपनी उपादेयता दिखाता है कि उन सारे बच्चों को, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके हमारे यहाँ अच्छा नंबर लाते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर अपने आप को उठाने का मौका देते हैं। और हमेशा हम ये प्रयोग में लगे हुए हैं कि समाज का वह तबका जो हमेशा से पिछड़ा है, समाज का वह तबका जिनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका हम दें। और एक शिक्षक के रूप में, एक संस्थान के संस्थापक के रूप में मुझे प्रसन्नता है कि मैं जब ये प्रोग्राम चलाता हूँ, उसका नाम ज्ञानोदय योजना है, पेपर में और अखबार मीडिया में आता है। इसमें प्रत्येक वर्ष 21 छात्रों को बहुत ही न्यूनतम शुल्क में पटना में रखा भी जाता है, हमारे छात्रावास में, और उन्हें पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो हमारी योजना है, इस योजना का लाभ उठाकर बहुत सारे बच्चे अपने आप को संवारे हैं और अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में और आदर्श छात्र के रूप में प्रमाणित भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों के साथ अपना विचार शेयर किया। और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो शायद आपके लिए नहीं थे, लेकिन आपने उन सवालों का भी जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद।